नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। 6 साल की मेहनत के बाद 1927 में देश की संसद तैयार हुई थी। 144 सैंडस्टोन्स के खंभे गोल आकार में बनी संसद को 2500 से ज्यादा राजमिस्त्रियों ने बनाया था। 96 साल पुराना ये संसद भवन दुनिया के लिए अब आर्किटेक्ट का नायाब नमूना है। अंग्रेजों ने इसे बनाने के लिए कितना टाइम लगाया होगा और कितने पैसे खर्चे होंगे? 83 लाख रुपए, 83 लाख रुपीस खर्च किए थे। ये वो दौर था जब सोने की कीमत कितनी थी? 10 ग्राम सोना 18 रुपए का आता था। कल यानी 19 सितंबर को पुरानी संसद में आखिरी कार्यवाही होगी। सिग्नेचर स्टोरी में आज संसद की अनसुनी कहानियां। 160 से ज्यादा घंटे गुजर गए हैं। आर्मी अनंतनाग में आतंक से दो हाथ कर रही है। घाटी में अब सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज को भी उतारा जा सकता है। ऑपरेशन अनंतनाग कब खत्म होगा? फैक्ट फाइंडिंग में इसकी पड़ताल। 1 साल पहले जब मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में 20 चीते आए थे, 1 साल में 9 मर गए। सवाल उठे, बवाल भी हुआ। अब चीता प्रोजेक्ट पार्ट 2 शुरू होने वाला है। देश में किस मुल्क से नए चीते आएंगे और क्यों प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है, भूलने नहीं देंगे। मैं इसका सच जानेंगे। कुछ इतिहास रचते हैं, कुछ इतिहास बन जाते हैं। एक गरीब परिवार का बेटा कैसे क्रिकेट की दुनिया का सरताज बना और क्यों पाकिस्तान के घर घर में हो रही है भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की चर्चा। सोशल प्लेटफॉर्म में सिराज का साधारण अतीत बताएंगे। 19 सितंबर 2023 यानी मंगलवार को पुरानी संसद देश के लोकतंत्र का इतिहास बन जाएगी। इसी तारीख से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का नया चैप्टर शुरू होगा। नई संसद में कामकाज शुरू होगा। पुरानी संसद 77 साल की गवाह रही। आजाद भारत की, हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की। इस इमारत से देश की बहुत सी यादें जुड़ी हैं और कई किस्से हैं। ये किस्से, कहानियां और असलियत आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आज आपको ये सब इसलिए बताएंगे ताकि लोकतंत्र के इस मंदिर की हर गाथा से आप रूबरू हो जाएं। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है। ये इमारत अब जीता जागता इतिहास होगी। इसी के ठीक सामने देश की नई संसद तैयार है, जहां से भारत की संसदीय व्यवस्था की नई शुरुआत होगी। और इस इमारत को अब पुरानी संसद के नाम से पहचाना जाएगा, जो दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की गवाह होगी। 77 साल पहले इसी इमारत में न सिर्फ आजाद भारत की बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आजादी से पहले इस इमारत में स्पेशल सेशन बुलाया गया। रात 11 बजे सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। इसी विशेष सत्र में पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। आजादी मिलने से ठीक पहले नेहरू ने कहा था कि यहाँ हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत करने जा रहे हैं। Tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour,
when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये इमारत भारत की आत्मा यानी संविधान की भी साक्षी रही। 2 साल 11 महीने 18 बहस संविधान सभा की चर्चा चली, 166 दिनों तक बैठकें हुई, 12 अधिवेशन आयोजित हुए, 284 सांसदों ने दस्तखत किए और देश को 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवी का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। आजाद भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। अनाज के लिए भी हम अमेरिका पर निर्भर थे, इसलिए अमेरिका ने भारत पर युद्ध रोकने का दबाव डाला। भारत को लाल गेहूं की सप्लाई रोकने की धमकी तक दी। देश के सामने अनाज का संकट आ गया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से अपील की और हफ्ते में एक वक्त का भोजन करने को कहा ताकि अमेरिका को जवाब दिया जा सके। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र पे झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी। साल था 1971। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और मौका था भारत पाकिस्तान से युद्ध का। इंदिरा गांधी ने संसद को एक बड़ी जानकारी दी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में घुटने टेक दिए हैं। अब उसका पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश हो चुका है। इस ऐलान के साथ ही ये इमारत तालियों और मेज की थपकियों से गूंजने लगी थी। All the world admires a deed well done, and I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. I would like to say a very special word of greeting to our guest, His Excellency, the Ambassador of Bangladesh. संसद भवन की ये इमारत लोकतंत्र के कई अहम पड़ाव की साक्षी है। 1971 में इस भवन ने इंदिरा की लीडरशिप देखी और 4 साल बाद 1975 में इंदिरा गांधी ने ही संसद से देश पर इमरजेंसी लगाई थी और लोकतंत्र को उसके इतिहास की सबसे बड़ी चोट पहुंची थी। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। बतौर सांसद इस संसद में कई चेहरों को बैठने का मौका मिला। उनमें से कई नेताओं ने यहाँ दिए अपने भाषणों से गहरी छाप छोड़ी, ऐसी छाप जो संसदीय इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में अंकित है। जैसे 1996 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। इस पुराने संसद भवन ने एक स्याह दिन भी देखा। 13 दिसंबर 2001 जब संसद पर आतंकी हमला हुआ। संसद का सत्र चल रहा था। कई दिग्गज नेता इस इमारत के अंदर मौजूद थे। इस हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोगों की शहादत हुई, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों से बचा लिया गया। यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। यह देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए
जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। संसद भवन की इस इमारत ने 41 विदेशी नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्षों की मेजबानी भी की। इनमें भारत के पड़ोसी भी रहे, मित्र भी रहे और महाशक्तियां भी। इस इमारत को आजादी से पहले कौंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद ये देश की संसद बनाई गई, जिसने 7 दशक से ज्यादा वक्त देखा है। लेकिन अब ये इमारत भारत के लोकतंत्र का एक प्रतीक है, जिसने चुनौतियों से जूझते, आगे बढ़ते और दुनिया पर छाप छोड़ते भारत के 76 साल देखे। नया संसद भवन मिल रहा है, ये तो आपको भी पता लग गया, लेकिन आपके मन में भी सवाल वही होगा जो नई बिल्डिंग को देखते ही आता है कि अब पुराने का क्या होगा, वहां क्या चलेगा। तो सुनिए, संसद से जुड़े कुछ काम पुराने भवन में होते रहेंगे, उसका यूटिलाइज करेंगे उसको। ये इमारत देश की धरोहर है, इसलिए एक हिस्से को म्यूजियम के रूप में तब्दील किया जाएगा, ताकि कोई भी आजाद भारत के इतिहास को समेटे इस शानदार इमारत को देख सके। अब खबर दिखाते हैं आपको उन चीतों की जो अफ्रीका से भारत लाए गए हैं। 20 में से 9 चीतों की अलग अलग कारणों से मौत हो चुकी है। फिर भी भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को ना सिर्फ कामयाब बता रही है, बल्कि इसके विस्तार के लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। भारत सरकार विदेशी चीतों की एक और दुनिया बसाने जा रही है, और वो भी मध्य प्रदेश में ही। इस बार इनका ठिकाना कहाँ होगा? कूनो नहीं होगा इनका ठिकाना। इनके लिए नई जगह मुकर्रर की गई है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगले 60 दिन में नए चीते मध्य प्रदेश आएंगे। तैयारी पूरी है। गांधी सागर में चीता प्रोजेक्ट भी एक्टिव हो गया है, लेकिन जितनी तेजी से काम हो रहा है, उतनी तेजी से विरोध के अंगारे भी धधक रहे हैं। गांधी सागर के रावलकुंडी गांव के लोग सड़कों पर हैं। हंगामा हो रहा है। हंगामा 4 सितंबर को भी हुआ था, तब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जब गांव से गुजरी थी। खूब पत्थर चले थे। अब फिर हंगामा हो रहा है, लेकिन क्यों? चीता प्रोजेक्ट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है। उसके अंतर्गत वो जो है गौ हत्या करवाना चाहती है। इस बात का दुख है। वहाँ लगभग 22,000 गाय हैं, उनके जीवन पर आसन संकट पैदा हो गया। जो सिर्फ गोचर के लिए स्पेशल थे, वहाँ सिर्फ गो चराई के लिए था, वो कंपाउंडमेंट भी हमसे छीन लिए। गंगा सागर में चीतों के लिए नए घर तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में 20 चीतों को ही रखने की क्षमता है। मौजूदा वक्त में यहाँ 14 वयस्क और 1 मादा शावक मौजूद है। भारतीय दल भी साउथ अफ्रीका जा रहा है उच्च स्तरीय, वहाँ पर और चीतों के आने की कब उसकी डेट्स वगैरह शिफ्ट की जाएंगी। और बाकी गांधी सागर का क्षेत्र है, उसमें भी लगभग हमारी तैयारियां पूर्ण है। नवंबर के लास्ट तक हमारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, और उसके बाद किस प्रकार से बाहर के चीतों को हम लाने के टाइम टेबल फिक्स होगा, उसके हिसाब से वहाँ भी लाए जाएंगे। ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि लास्ट है, ये तो पहला कदम है। चीतों की मौत से कूनो नेशनल पार्क साल भर बदनाम रहा। एक साल में कूनो ने क्या खोया, क्या पाया, कहां चूक हुई, कैसे चीते मरे और आगे कैसे बचेंगे, नया प्रोजेक्ट कैसे कामयाब होगा? हमारे सामने जो बड़ी समस्या रहेंगी, उसमें नंबर 1 समस्या रहेगी चीते से चीते की इनफाइटिंग की, जिसके लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स को तैयार रहना चाहिए। चीते की फाइटिंग पैंथर से, वो एक समस्या रहेगी। और तीसरी पोचिंग की एक समस्या रहेगी। ये तीनों समस्याओं से यदि निराकरण कर दिया जाता है तो ये एक बहुत ही सफल प्रोजेक्ट होगा। चैलेंज बड़े हैं नए चीतों की राह में। उधर कूनो नेशनल पार्क में जश्न है। जश्न 1 साल की कामयाबी का, जिसमें चीता मित्रों और पार्क के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। प्रोजेक्ट चीता ने साल भर में बेहद उतार चढ़ाव देखे हैं। रीलोकेशन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे जानकारों का मानना है। सरकार को उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में बेहद सफल होगा और जल्दी ही मध्य प्रदेश को चीतों का एक और नया डेस्टिनेशन मिलेगा। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल।
दिल्ली से 2 महीने पहले ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की एक टीम कूनो के नेशनल पार्क गई थी। चीतों की मौत को लेकर टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबीपी न्यूज के संवाददाता ब्रजेश राजपूत के पास है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्या खुलासे हुए हैं? चीतों को बेहोश करने के लिए एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन दिए गए। पार्क में दवाओं को रखने के लिए फ्रिज तक नहीं था, जिससे इंजेक्शंस का असर घटा। कूनो पार्क में 6 चीतों की मौत लापरवाही की वजह से हुई। ये सब कुछ रिपोर्ट में बताया गया है। 3 चीतों की मौत रेडियो कॉलर की वजह से हुई क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो गया। ये खबर हमने आपको दिखाई हुई थी पहले। कूनो जो पार्क है जहां रखा गया था, वहां पर ट्रेंड कर्मचारियों और उपकरणों की कमी का जिक्र भी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में है। होता क्या है कि जब सांप गुजर जाता है तो लकीर पीटने वाला काम होता है। इस मसले में भी मुझे लगता है कि वही हुआ। चीतों की मौत को लेकर केंद्र की टीम पड़ताल करने पहुंची, वजह भी बताई। मौत के सिलसिले को रोकने के लिए उस टीम ने सुझाव भी दिए। वो सुझाव क्या दिए हैं, अब उन पे गौर करिए आप। टीम क्या कहती है? टीम कहती है चीतों के खान पान की मॉनिटरिंग का खास ख्याल रखा जाए। आगे से चीतों की हरकतों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाए, नजर रखी जाए। प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जाएं। चीता मित्रों की, जो उनके सहयोगी हैं, गार्ड टाइप जो होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। क्या चीतों को बचाया जा सकता था? ये सारी खबर देखने के बाद मेरे मन में भी यही सवाल है, आपके भी यही होगा। क्या इन विदेशी मेहमानों को जितनी धूमधाम से लाया गया, उतनी शिद्दत से क्या इनका ध्यान नहीं रखा गया? ये सवाल बनते थे और हमने एक्सपर्ट से पूछे भी। तो भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन जो त्रुटियां और जो लापरवाही हो रही है उनको यदि हम दूर कर सकते हैं तो इन चीतों को हम यहाँ पे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में सेटल कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन चीता प्रबंधन के लिए जवाबदेही तय हो अधिकारियों की। यदि कोई कमी हो जाती है, उनका प्रे बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। शाकाहारी जीवों की उपस्थिति कि हम 50% डेथ को टच करके हम सक्सेस मान रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि मैक्सिमम जो डेथ हुई है वो वहाँ के कूनो के नेशनल पार्क के प्रबंधन की लापरवाही है। बड़ा एंक्लोजर बना के और उसमें चीते को रखना, ये मुझे लगता है कि आसपास की जो जमीनें हैं उनका रेट बढ़ाने के लिए है। और ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो टाइगर के बारे में जो मंशा थी कि वाइल्ड एनिमल्स को फ्री रखना, उसके विपरीत जा रहा है। इसका विरोध होगा। सही बात है, विरोध होगा। एक और बात करनी है आपसे। नए चीते जल्द आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगले महीने ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ख्याल तो उन चीतों का भी रखना जरूरी होगा जो पहले देश में आ चुके हैं। उनके साथ भी कोई नजरअंदाजगी नहीं होनी चाहिए। पुराने और बुरे तजर्बे से हमें सीखना चाहिए। चीतों के रख रखाव में ऐसी कोई लापरवाही आगे से ना हो जो जानलेवा बन जाए, क्योंकि सवाल देश की प्रतिष्ठा का भी है। चीतों के बाद एक बड़ी शानदार खबर की तरफ लेके चलना है आपको, और वो है चूहों की खबर। एक चूहे को पकड़ने के लिए कितने रुपए खर्च कर सकते हैं आप? 50, 100, 200 या इससे ज्यादा? पता है, भारतीय रेलवे ने एक ऐसा चूहा पकड़ अभियान छेड़ा जिसमें एक चूहे को पकड़ने के लिए 41,000 रुपए खर्च कर दिए, एक चूहे को पकड़ने के लिए। और टोटल अगर 3 साल में उसका अंदाजा लगाएं तो 69 लाख रुपए चूहों पे उनको पकड़ने के लिए उनकी धरपकड़ में उड़ा दिए। अब रेलवे क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है तो क्या था, क्या नहीं था, आपको ये खबर देखने के बाद समझ आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि 69 लाख उन चूहों को पकड़ने के लिए खर्चे गए जो पटरियों पर उद्यम मचाते थे। इसने रेलवे विभाग को लाइमलाइट में ला दिया है। लखनऊ का चारबाग स्टेशन इन दिनों सुर्खियों में है। वजह ट्रेन की टाइमिंग नहीं, चूहों की उछल कूद है। चूहे कहां नहीं होते, रेलवे स्टेशन पर भी हैं, बड़े बड़े, मोटे मोटे। इनसे निपटने के लिए रेलवे ने क्या किया? जवाब एक आरटीआई से मिला। पता चला उत्तर रेलवे की लखनऊ डिवीजन ने चूहों को पकड़ने के लिए 3 साल में 69 लाख रुपए खर्च कर दिए। 168 चूहों को पकड़ने के लिए इतनी मोटी रकम खर्च की गई। रेलवे के लखनऊ उपमंडल ने चूहों से निजात दिलाने का ठेका सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन गोमती नगर को दिया था। तमाम तरह की बातें हो रही हैं चूहों पर।
सियासतदानों को मौका मिल गया रेलवे को घेरने का। रेलवे ने सफाई जारी की और कहा चूहों को पकड़ने से ज्यादा बचाव पर फोकस था। हर साल 23.2 लाख रुपए सिर्फ चूहों पर नहीं बल्कि मच्छर, कॉकरोच, खटमल की रोकथाम पर खर्च हुए। ये भी बताया कि हर साल 25,000 डिब्बों के रखरखाव पर पैसा खर्च किया। रेलवे का कहना है कि जितना नुकसान चूहे करते हैं उसके मुकाबले ये पैसा काफी कम है। बात सिर्फ लखनऊ की नहीं, चूहों को लेकर हर तरह की खबरें सामने आई हैं। बिहार तो इस मामले में गजब है। 2017 में ये खबर सामने आई कि कैसे पुलिस कस्टडी में रखी 9 लाख लीटर शराब को चूहे ढकार गए। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, मुंबई हो या मिजोरम, चूहों का आतंक हर जगह है। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जून से अगस्त 2023 तक स्पेशल ड्राइव चलाई। 27,000 से ज्यादा चूहों को जहर दिया ताकि चूहों से होने वाली बीमारी को रोका जा सके। मिजोरम में बताया गया कि पिछले साल चूहे धान की 524 हेक्टेयर खेती खराब कर गए। इसका मतलब समस्या गंभीर है, इसलिए समाधान भी स्थायी होना चाहिए। जितने पैसे चूहों को पकड़ने पर खर्च रहे हैं, मुझे लगता है कि इतने में तो एक आलीशान बंगला बन जाता है। चलिए, सरकारी पैसा है, सरकार के लोग लगा रहे हैं, तो यही सब होगा। अच्छा, घाटी में आतंक के सफाई के लिए क्या तैयारी हो रही है? बैटलफील्ड में आतंक का कौन सा काल उतरने वाला है, कौन सा कमांडो उतरने वाला है, पूरी खबर छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक मंजूरी दे दी है। किस चीज को मंजूरी दे दी है? मंजूरी दी है महिला आरक्षण बिल को, और इसमें यह तय किया गया है कि 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी जा रही है क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की आज मीटिंग थी और माना जा रहा था कि लोकसभा और जो 3 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उनके मद्देनजर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो फैसला ये हुआ है कि केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। और इस मंजूरी के तहत क्या होगा? महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। यानी जब भी कोई चुनावी माहौल बनता है या चुनाव की बात होती है तो अलग अलग मैनिफेस्टोज में भी ये बात की जाती थी। कांग्रेस भी पहले ये बात कहती रहती थी कि वो महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, चाहे टिकट्स को लेकर हो, चाहे पंचायत को लेकर हो, या फिर कोई भी पॉलिटिकल व्यवस्था हो, उसमें 33% आरक्षण की दुहाई दी जाती थी। लेकिन अब इसे कंपल्सरी कर दिया है, इसे जरूरी कर दिया है, ये अनिवार्य होगा। और केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। ये हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आज दिन से ही इस बात की चर्चा थी कि ये फैसला हो सकता है। हमारे संवाददाता विकास भदौरिया जुड़ गए हैं हमारे साथ। विकास, क्या अपडेट है और बाकी क्या जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, हमें उच्च पदस्थ सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो कैबिनेट है उसने आज महिला आरक्षण बिल में 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, एबीपी न्यूज़ पहला न्यूज़ चैनल है जो इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा है, देश भर को बता रहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में 33% महिला आरक्षण की बिल को मंजूरी दे दी है। इस ड्राफ्ट को मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी है। इस बिल के तहत अब देश भर में जो भी चुनाव होंगे उनमें 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। अभी तक जो आरक्षण की व्यवस्था थी अलग अलग राज्यों में, कहीं 10%, कहीं 15% व्यवस्था महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित थी अलग अलग स्तर पर। लेकिन अब लोकसभा से लेकर और निचले स्तर पर अब 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। इस बात की मोहर केंद्रीय कैबिनेट ने आज लगा दी है। कल संभवतया कल हो सकता है कि जब नई संसद में बैठक हो, पुरानी संसद से निकलकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में संविधान की प्रति लेकर नई संसद में प्रवेश करें, तो उसके बाद जब 1 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो, तो ये कार्रवाई शुरू होते ही सरकार की तरफ से पहला बिल जो पटल पर रखा जाएगा, जो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, वो महिला आरक्षण बिल हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों को दे रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने 33% महिला आरक्षण के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। कल हो सकता है कि दोपहर में 1 बजे नई संसद के पहले दिन, नई संसद की बिल्डिंग के पहले दिन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आप विकास बाकी जानकारियां भी लीजिए और कल और क्या क्या होने वाला है इस बारे में भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनंतनाग में 6 दिन से आतंकी बिल में छिपे हुए हैं। 3 अफसरों को शहीद करने वालों को
ढूंढने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा है। थोड़ी देर पहले आर्मी ने कहा 7वें दिन भी ये ऑपरेशन जारी रह सकता है। सवाल है, दहशतगर्दों के सफाई में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या चुनौतियां हैं? वो कौन सी दुश्वारियां हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को लंबा कर रही हैं? कुछ लंबा खिंच रहा है आतंकवादियों का एनकाउंटर। आज 6वां दिन था। लग रहा था अनंतनाग में सुरक्षा दल पर हमला करने वालों से हिसाब जल्द ही कर लिया जाएगा। सेना के अफसर अभी भी कह रहे हैं ऑपरेशन अंतिम पड़ाव में है। रुक रुक के बीच में फायरिंग की आवाजें भी आ रही हैं, धमाकों की आवाजें भी आ रही हैं और जिससे ये साफ लग रहा है कि अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो और कड़ा कर दिया गया है। मेरे पीछे ये वही पहाड़ियां हैं जहां पर बुधवार सुबह ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें इनिशियल फायरिंग में ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के 3 अफसर और एक जवान जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि 6 अन्य जवान जो हैं पिछले 3 दिनों में घायल हुए हैं, जिनका उपचार श्रीनगर स्थित 92 बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। दरअसल आर्मी को एक जला हुआ शव मिला है। कपड़ों के पैटर्न और दूसरे सबूत इशारा करते हैं कि ये आतंकी की डेड बॉडी हो सकती है। हो सकता है ये उजैर खान की लाश हो। उसकी शनाख्त के लिए कहा जा रहा है कि उसके परिवार के सदस्यों का डीएनए सैंपल लिया जा सकता है। उजैर को हमलावर आतंकियों के गिरोह में शामिल बताया जा रहा है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जवानों के लहू के एक कतरे का हिसाब पूरी तरह सबूत समेत लिया जाएगा। आतंकी किसी संगठन के उनके सरपरस्तों को बड़ी कीमत चुकानी है। हिसाब जरूर होगा, लेकिन अभी दिक्कत कहां है? देर क्यों हो रही है? ऑपरेशन लंबा क्यों खिंच रहा है? विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम, स्थानीय भौगोलिक स्थिति और अनिश्चित भूभाग के चलते एनकाउंटर लंबा खिंच रहा है। चढ़ाई मुश्किल है, एक तरफ घना जंगल तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। लगातार हो रही बारिश से रास्ते पर फिसलन है, विजिबिलिटी कम है। इसके चलते ड्रोन भी सटीक जानकारी नहीं जुटा पा रहा। पुलिस का ये कहना है कि मुठभेड़ अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं और जो तलाशी अभियान है, मॉपिंग अप ऑपरेशन है, वो चल रहा है। शवों को नीचे लाने का काम हो रहा है, क्योंकि कल घटना वाली जगह पे केमिकल्स छिड़कने से जो आग लगी थी उससे शव थोड़े से जल चुके हैं। इसीलिए अब उनकी पहचान कराने के लिए डीएनए टेस्टिंग का भी सहारा लिया जाएगा। लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। केवल 4 जो है मृत्यु उसकी पुष्टि हुई है, 6 जख्मी होने की पुष्टि हुई है, जबकि ऑपरेशन के बारे में यही कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है। एक से एक चित्रकार हुए हैं। इन कलाकारों ने कई बार अपने हुनर का लोहा भी मनवाया है। उन्हीं में से एक नाम है अमृता शेरगिल, जिनकी एक पेंटिंग नीलामी के दौरान धमाल मचा गई। पता है कितने की बिकी है? अमृता शेरगिल की मशहूर पेंटिंग द स्टोरी टेलर ने रिकॉर्ड बना दिया। 61 करोड़ 80 लाख रुपए में उसकी बोली लगी है। 1941 में अमृता शेरगिल का निधन हो गया था, लेकिन 82 साल बाद भी अमृता शेरगिल की कला का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड चित्रकार SH राजा के नाम पर था, जिनकी पेंटिंग 51 करोड़ 7 लाख रुपए में बिकी थी। चलिए, अब बारी हो गई है आपके कमेंट्स की, जिसका आपको भी बेसब्री से इंतजार रहता है और मुझे भी। शुक्रवार को हमने राजस्थान में रोजगार की मांग करते युवाओं को सड़क पर प्रदर्शन करते हुए दिखाया था। हमने पेट्रोल डीजल पर ज्यादा वैट से परेशान पेट्रोल पंप मालिकों की खबर भी दिखाई थी, वो भी राजस्थान की थी। इन खबरों पर आपने खूब सारे कमेंट भेजे, हम थोड़े से कमेंट्स आपको दिखा देते हैं। ये आनंद कुमार थानवी जी लिखते हैं, शानदार रिपोर्ट। सरकारें रोजगार का ढिंडोरा पीटती हैं, सरकारी काम कराने के लिए नफरी पूरी नहीं है तो जनता का काम कैसे चले? जनता ऑफिस में चक्करों पर चक्कर लगाए
नेता जनता के पैसे से मौज उड़ाएं। शो की रिपोर्ट बहुत ही बढ़िया थी, शुक्रिया आनंद जी। आगे क्या है, देवेश जी क्या लिखते हैं, यूपी का भी हाल बता दियो। जरूर बता देंगे भाई साहब, बता देंगे। प्रोफेसर भोलाराम जी लिखते हैं, आपकी शानदार रिपोर्टिंग से रोज 9 बजे वेट करना पड़ता है, बधाई शुभकामनाएं। कृपया हमारी शिकायतों का भी निवारण करावें। हाईकोर्ट के अधिवक्ता से सिविल रिट पिल लिखवाने के लिए PIL लिखवाने के लिए RTI डॉक्यूमेंट विद लिस्ट प्रेयर नज़ीर फीस भेजने के बाद भी फ़ोन तक नहीं उठाते। क्लाइंट को न्याय कैसे मिले, CJ या CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दखल दें। चलिए, हो सकता है आपकी आवाज़ उन तक पहुंच जाए हमारे माध्यम से। उपेंद्र जी क्या लिखते हैं, भाई अब आपका शो देखने में मज़ा आने लगा है। आपके भाई को भी मज़ा आता है आपके कमेंट पढ़ के। चलिए, यही इतने पढ़ देते हैं, आज समय की कमी है। आज का शो आपको कैसा लगा, खबरों पर कमेंट जरूर देना है। हम आपके कमेंट्स को स्क्रीन पर शामिल करते रहेंगे। आगे विवेक श्रीवास्तव के साथ देखेंगे आप स्पेशल शो, मगर ABP न्यूज़ के प्लेटफॉर्म YouTube पर खबरों का सिलसिला जारी है, वहां आप हर खबर तुरंत देख सकते हैं। मुझे दीजिए अब इजाजत, अब कल रात 9 बजे आपसे होगी मुलाकात पब्लिक इंटरेस्ट में।